नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। 2024 में क्या होगा, इसको लेकर जो एक्सपर्ट्स हैं वो अभी से अपने काम में जुट गए हैं और तरह तरह का गणित निकालकर आपके सामने लाके दे रहे हैं। और इस पर एक नई ओपिनियन आई है। नई ओपिनियन क्या, एक नया विश्लेषण आया। कुछ आंकड़ों को निकाला गया है जिसमें एनडीए और INDIA यानी इंडिया के आंकड़ों को लिया गया है और उसके आधार पर यह बताया गया है कि क्या हो कि 2024 के चुनाव में इंडिया मोदी जी को हरा दे। इसमें यह बताया गया है कि वो कौन से कारण हो सकते हैं जिनके कारण मोदी जी को हराया जा सकता है। वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो इंडिया गठबंधन पैदा कर सकता है। आज हम इस पूरे विश्लेषण पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी आया। CSDS का आपने बहुत नाम सुना होगा। काफ़ी उनकी स्टडी और वो अलग अलग सामाजिक अध्ययन करते हैं। वो जानकारी आपके पास आती रहती हैं और इस संस्था के 2014 से जो डायरेक्टर हैं उन्होंने अपनी एक स्टडी लोगों के सामने पेश की है। CSDS का नाम आपने सुना होगा, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़। उसके डायरेक्टर हैं संजय कुमार। उनके राजनीतिक विश्लेषण, सामाजिक अध्ययन और समाज का आईना बनते हैं और उसके ज़रिए अभी तक बहुत सारे मामलों में समाज के बारे में स्थितियां पता चली हैं। बेहद गंभीर टाइप के विश्लेषक हैं। वो जानकारियां जब लोगों के सामने रखते हैं तो बहुत ठोक बजा कर रखते हैं और कोई भी टिप्पणी करने से पहले नाप तोल लेते हैं। उनका एक लेख है आज दैनिक भास्कर के एडिटोरियल पेज पे, जिसमें उन्होंने बड़ी इतने प्यारे ढंग से डाटा को रखा है कि कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा भी राजनीतिक मामलों में समझ रखता है या राजनीतिक मामलों को समझने का उत्सुक है या राजनीतिक विषयों का विद्यार्थी है, वो उस डाटा को ज़रूर पढ़ना चाहेगा। और आज जितना भी पत्रकार सर्किल है दिल्ली में और जितना पॉलिटिकल सर्किल है, उसमें इस असेसमेंट की बातचीत हो रही है, इस पर चर्चा हो रही है कि ये विश्लेषण क्या दिशा दे रहा है। दरअसल विश्लेषण के पहले ये समझें कि अभी तक एक धारणा आम तौर पर इस देश में है, अभी कुछ समय पहले तक रही है, इंडिया बनने से पहले मान लीजिए या कर्नाटका से पहले, कि भैया मोदी जी को तो कोई हरा नहीं सकता है, जीतेगा तो मोदी ही। ये लोग, इनकी ताकत नहीं है, ये कोई वंशवादी पार्टी है, कोई ऐसी पार्टी है, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मोदी जी को हिला दें। तो भारत में एक बड़ी संख्या में ऐसा वोटर है जो कहता है कि भैया 5 से 7% तो है ही वो। जब जीतना ही नहीं है तो उनको वोट क्यों देना? जब ये गंभीर चुनौती ही नहीं रख सकते हैं तो इनको वोट क्यों देना? और ये जो गणित है, ये गणित बताता है कि ऐसे वोटरों का रुझान अब बदल रहा है। जब से इंडिया गठबंधन बना है तो एक तो जो एनडीए है उसकी धार कमज़ोर हुई है, पहली चीज़। दूसरा, मोदी जी जो हैं वो जिस तरह का, आप आम भाषा में कहें तो फ्रस्ट्रेशन जो है उनका, वो निकाल रहे हैं। कभी वो सिमी बोल देते हैं, कभी वो इंडियन मुजाहिदीन बोल देते हैं, वो विपक्ष को कुछ भी बोल रहे हैं, आतंकवादी संगठन बोल रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और उनकी बातों में एक इंटेंसिटी बढ़ गई। जब आप किसी विषय पे ज़्यादा लाउड होकर बोलते हैं तो आपको अंदर ही अंदर लग रहा होता है कि शायद मेरी बात को सुना नहीं जा रहा है, ये मनोविज्ञान है, इसलिए मैं और ज़ोर से बोलूँ, तो आप और लाउड होकर बोलते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ध्यान से मेरी बात सुन रहा है सामने वाला, तो आपको चीखने की ज़रूरत नहीं, वो बात कम्युनिकेट हो जाती है। तो जिस तरह से अजीब सा व्यवहार है, जो आनन फानन में गठबंधन बनाया गया, ऐसी पार्टियों का गठबंधन जिनके पास एक भी सीट नहीं है, जिनके पास कुछ है ही नहीं, लेकिन जोड़ लिया ताकि एक ये कहा जा सके कि आपसे बड़ा गठबंधन हमारे पास है, पहली चीज़। दूसरा, अब बीजेपी को ये लगने लगा है कि चुनाव अकेले जीतना ज़रूरी नहीं है कि हम जीती जाएं। और जो बीजेपी को लग रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हम जीत जाएं, ये जनता को भी लग रहा है। और जनता से जो बीजेपी फीडबैक लेती है उसी के कारण बीजेपी को ये लग रहा है। तो क्या करें? संजय कुमार ने इस पूरे जो साइकोलॉजी है बीजेपी की, जो मनोविज्ञान है जिसके कारण मोदी जी थोड़ा परेशान दिख रहे हैं, उसको समझने की कोशिश की है। वो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में 28 पार्टियां जबकि एनडीए में 38 पार्टियां हैं।
यानी एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जब ज़्यादा पार्टनर होंगे तो उसमें इधर उधर की और थोड़ी टूट फूट की भी, थोड़ी आंतरिक कलह की भी संभावना ज़्यादा होती है। एक तो चीज़ है, तो भानुमति का कुनवा फैक्टर अगर आप शामिल करें तो एनडीए में ज़्यादा लागू होता है, इंडिया में कम होता है क्योंकि उनके पास 28 ही पार्टनर हैं। और अगर देखें तो जो अब पूरा गणित उन्होंने लगाया वो कह रहे हैं कि जो एनडीए है इसको लोकसभा चुनाव में 330 सीटें मिली थी 2019 के, 303 माफ़ कीजिएगा, और जो इंडिया गठबंधन है उसे 171 सीटें मिली थी। यानी पिछले वाले चुनाव में लोकसभा में इंडिया गठबंधन जो है वो बहुत पीछे था, 171 सब मिला के लेकर आए थे और उनके पास 303 सीटें थी एनडीए के पास में। ये पिछले का सीन है, लेकिन पिछले में बाकी पार्टियों को बहुत कुछ ज़्यादा नहीं मिला था, ज़्यादातर मोदी जी की पार्टी को, बीजेपी को मिला था। अब इससे तो आपको लगेगा कि भाई पिछले चुनाव को देखा जाए तो मोदी जी का जीत तय है, इसमें कुछ सोचने का सवाल ही नहीं है। लेकिन इसमें एक और चीज़ें हैं जिसमें आप विधानसभा के जाएं तो विधानसभा में एनडीए गठबंधन के पास इस समय 1585 सीटें हैं और इंडिया गठबंधन के पास 1852 सीटें हैं। यानी एनडीए से इंडिया के पास बहुत ज़्यादा सीटें विधानसभा में इस समय हैं। यानी आज अगर 2019 को छोड़ दो, आज के हालात देखो तो ज़्यादा विधायक इस देश में सब मिला के इंडिया के पास है, ना कि एनडीए के पास। और ये विधायक ही राज्यसभा की संरचना करते हैं। तो जाहिर मान के चलिए कि राज्यसभा में तो अल्पमत में है ही और रहेगी बीजेपी। तो बहुत सारे बिल वगैरह जो भी चीज़ें वो हैं, लेकिन एक परसेप्शन क्या है, जब राज्यों में आपके पास ज़्यादा सीटें तो उन सीटों के इलाके में लोगों का जो परसेप्शन है वो इंडिया के पक्ष में है। लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में भी वो इंडिया को वोट देंगे, ये बड़ा सवाल है। अगर विधानसभा में दे रहे हैं, ऐसे ही लोकसभा में दे दें तब तो इंडिया जीत ही जाएगा। ये बड़ा सवाल। तो इस सवाल का हल निकालने के लिए जो विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टियां उनको काम करना पड़ेगा। जैसे संजय कुमार ने इंडिया गठबंधन को एक सलाह दी है कि आईपीएल वालों को देखो, जब आईपीएल में खेलते हैं सब अलग अलग टीम से खेलते हैं और दबा के एक दूसरे का कंपटीशन करते हैं, लेकिन जब वो टीम इंडिया के लिए खेलते हैं तो सब मिल के खेलते हैं। तो अगर ये पार्टियां आईपीएल की तरह वहाँ लड़ें और टीम इंडिया के लिए यहाँ लड़ें तो इनको फ़ायदा हो सकता है। इनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में जो वोट शेयर हैं इंडिया के वो 39.7% है, जबकि एनडीए के जो हैं वो 34.7% है। यानी उनके पास में 5% वोट शेयर कम है। किसके पास में? मोदी जी वाले गठबंधन के पास, जिसका नाम एनडीए है। अब अगर आज की स्थिति में इसी स्थिति को मेंटेन रख पाते हैं और 5% वोटों का स्विंग अपने पक्ष में कर पाते हैं, ये वो फ्लोटिंग वोट भी हो सकता है जो ये देखता है कि भैया ये टक्कर ही नहीं दे सकते तो इनको वोट क्यों दें, कोई मुकाबला ही नहीं है। इसमें वो लोग भी थे जो कहते थे कि भैया मोदी जी को एक मौका और देना चाहिए, 5 साल में थोड़ी पता चलता है कि किस आदमी का परफॉर्मेंस क्या है। तो वो लोग भी शामिल हैं। तो इन सब लोगों को मिला के अगर 5% वोट इंडिया गठबंधन अपने पक्ष में ले आता है तो दिक्कत खड़ी हो सकती है बीजेपी के पास। इसके अलावा 25.5% वोट उन पार्टियों के पास में हैं जो ना इधर हैं ना उधर हैं। इनको आप निर्गुट पार्टी कह सकते हैं। और इसको अगर देखें तो इन निर्गुट पार्टियों में आप तेलंगाना वालों को मान लीजिए, उड़ीसा वाले विजू पटनायक को मान लीजिए, जो भी हैं, 25.5% वोट शेयर उनके पास भी है। अब अगर ये स्विंग बनता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि 3% वोटों का स्विंग एनडीए से इंडिया की तरफ चला जाता है, सिर्फ 3%, तो उनका अनुमान है कि 258 तक एनडीए सीमित हो जाएगा, 258 सीटों पे आ जाएगा। अब बाकी पार्टियों को मिला के इंडिया सत्ता में बैठ सकता है। लेकिन अगर ये 5% का हो जाए तो फिर मोदी जी के लिए लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब यही स्थिति है जो कि लक्ष्य है जो अचीव करना है इंडिया गठबंधन को।
रहा सवाल रणनीति का, अभी तक भारतीय जनता पार्टी की जो रिएक्शन है, भारतीय जनता पार्टी प्रतिक्रिया के मोड में है। इंडिया अपना रास्ता सेट करती जा रही है एक के बाद एक, और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी उसमें प्रतिक्रिया दे रहे हैं। स्ट्रेटजी इनकी कंसिस्टेंट है, उनकी स्ट्रेटजी इनके स्ट्रेटजी का प्रतिकार है या प्रतिक्रिया, जो भी आप कह लें। जैसे उन्होंने इंडिया नाम रखा, अब एजेंडा उन्होंने सेट कर दिया। अब इंडिया नाम पे मोदी जी तरह तरह के भाषण दे रहे हैं, अमित शाह भाषण दे रहे हैं, उसको किसी तरह से क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्लियर कट विक्ट्री है, क्योंकि अगर आप दूसरे के पिच पे खेलते हैं, दूसरे के एजेंडा पे, तो नुकसान होगा। इसी तरह से मोदी जी मणिपुर पे बयान देना नहीं चाह रहे थे, और पूरे देश में एनडीए समझाने में कामयाब हुआ कि प्रधानमंत्री को बयान क्यों नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, दें। अब एक चीज़ और होती है कि अगर आप घसीट के ज़बरदस्ती किसी से बयान दिलवा दें, उससे आपकी इमेज एक बहादुर वाली बनती है। और इस बार इंडिया मोदी जी को घसीट के ले आया, क्योंकि उसने अविश्वास प्रस्ताव रख दिया। अब तो आपको बोलना ही पड़ेगा और भाषण देना पड़ेगा, और प्रधानमंत्री को ही बोलना पड़ेगा। अभी तक तो हो रहा था कि भैया वो अमित शाह बोलेंगे, अमित शाह बोलेंगे, ना, आप ही को बोलना पड़ेगा। तो मोदी जी को अब अविश्वास प्रस्ताव का मामला है तो बहस का जवाब देना ही पड़ेगा। अविश्वास प्रस्ताव पक्का है कि गिरेगा, जीतेंगे मोदी जी, ये तो विपक्ष को भी पता है, उनको भी पता है। लेकिन वो मणिपुर पे प्रधानमंत्री को सदन में खड़ा करके बात करने के लिए मजबूत कर चुके हैं। ये अलग बात है कि मोदी जी भाषण की शैली में बहुत तेज़ हैं, और वो किसी तरह से अपनी साख भी बचा ले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बड़ा मसला ये है कि मणिपुर का जब मैंने पहला वीडियो बनाया था, छुपा छुपा सा था, कोई इस पर बात भी नहीं कर रहा था। आज भारत की राजनीति के केंद्र में है। मणिपुर के अत्याचार और जुल्म की कहानियाँ यहाँ आ गई हैं। किस तरह से लोग वहाँ पे दोनों ही कम्युनिटी के सर्वाइव कर रहे हैं, कैंपों में जी रहे हैं, उनके पास हर तरह की दिक्कतें हैं, वो हम सब देख रहे हैं। किस तरह से इस हिंसा में महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। और इसको रोकने के लिए कोई प्रयास वहाँ की लोकल भारतीय जनता पार्टी का या केंद्रीय सरकार का दिखाई नहीं दिया। शांति के लिए भी कोई प्रयास ठोस दिखाई नहीं दिया। तो ये पूरा का पूरा जो परिदृश्य है ना, इसमें बड़ा वो दिखाई दे रहा है एजेंडा, कि जिस तरह से इंडिया एजेंडा सेट कर रहा है और उस एजेंडा पे रिस्पॉन्ड कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, वो जैसे चाह रहे हैं वैसे राजनीति को ले जा रहे हैं। तो 5% वोटों का स्विंग भी कोई मुश्किल नहीं होगा उनके लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।